यस आई थिंक 2 क्वेश्चन थे ना? हेलो एंड गुड इवनिंग फाल्गुनी, हेलो, गुड इवनिंग मिस्टी, गुड इवनिंग कलिन। चलो जी, मेरे ख्याल से 2 सवाल थे, 2 सवाल करते हैं, डिस्कस करते हैं ना? पहला सवाल है आपका। हाँ, हाँ, कर देंगे बेटा। पहला सवाल है कि देयर इज़ अ कर्व y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a क्यूब एंड y इक्वल टू 4 रूट x, है ना? y इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन a क्यूब एंड y इक्वल टू 4 रूट x और दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन, है ना? दे हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन। हमें a की वैल्यू बतलानी है। हमें किसकी वैल्यू बतलानी है? a की वैल्यू बतलानी है। कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं एक बार। चलिए देखते हैं एक बार, है ना? तो मुझे लग रहा है कि देखो ये कर्व एक पैराबोला है क्योंकि y x स्क्वायर के टर्म्स में है और ये भी वैसे तो पैराबोला ही है ना? बट इसका ग्राफ अलग सा है ना? y इक्वल टू 4 1 जो ये 4 रूट x। तो चलिए देखते हैं। मुझे लगता है 4 रूट एक्स का जो ग्राफ है ना दोस्त, 4 रूट एक्स का ग्राफ वो ऐसा बनेगा हमेशा, है ना? एक्स पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और इस तरीके से 4 रूट एक्स का ग्राफ आपका बन के आएगा, है ना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए क्यूब। तो ए के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा यार। ए के बारे में क्या सोचूं सर, है ना? ए के बारे में सोच सकते हैं कि ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज। ए जीरो नहीं हो सकता है ना? ए जीरो नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि जीरो होगा तो डिफाइन नहीं होगा कर्व। तो हाल वाले दो केस हो सकते हैं, फिर ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर ए नेगेटिव हो सकता है। ए पॉजिटिव हो सकता है या फिर ए नेगेटिव हो सकता है, दो बातें हो सकती है। अच्छा, तो पहले पॉजिटिव वाले केस को हम डिस्कस करते हैं ना। पहले पॉजिटिव वाले केस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर आप पॉजिटिव वाले केस में बात कीजिएगा ना, पॉजिटिव वाले केस में बात कीजिएगा ना, ए पॉजिटिव वाला, है ना? चलिए देखते हैं। तो पॉजिटिव में क्या होगा? ये पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। अच्छा सर, तो पैराबोला का मुंह ऊपर से खुलेगा और 0,1 से स्टार्ट होगा ना, ऐसा कुछ। 0,1 x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या रहेगी? देखिए ध्यान से, x इक्वल टू 0 रखिए, ये 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। तो अगर a पॉजिटिव है तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, यानी पैराबोला ऊपर की तरफ आएगा और एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब क्या हो गया दोस्त? कि कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना? कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए तो, अगर एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए तो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। अच्छा, तो अगर एक पॉइंट कॉमन होगा तो फिर तो ये टच करने वाला केस बनना चाहिए फिर तो टच करने वाले केस में क्या होता है? टच करने वाले केस में दो बातें होती हैं। एक तो क्या होना चाहिए? दोनों का y सेम होना चाहिए, क्योंकि fx इक्वल टू gx मतलब दोनों बराबर। और दूसरा क्या होता है? दोनों का डैश भी सेम होना चाहिए। याद कीजिए, लास्ट क्लास में ये बतलाया था मैंने, है ना? लास्ट क्लास में हमने बतलाया था कि दोनों का y बराबर होना चाहिए और दोनों का डैश भी बराबर होना चाहिए। मतलब 2x अपॉन ए क्यूब इज इक्वल टू 4 और रूट एक्स का कितना आ जाएगा? 1 बाई 2 रूट एक्स। 1 बाई 2 रूट एक्स, तो मेरे ख्याल से ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये भी कैंसल आउट हो जाएगा और रूट एक्स इंटू एक्स इज गोइंग टू बी एक्स की पावर 3 बाई 2 इक्वल टू ए क्यूब। यानी एक्स की वैल्यू आ रही है गाइस ए स्क्वायर, है ना? 3 बाई 2 उधर ले जाइएगा, 3 बाई 2 उधर ले जाइएगा तो अपने आप एक्स की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी? ए स्क्वायर, है ना? एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर। एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर उठा के इसमें रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, तो 1 प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन ए क्यूब, दैट इज ए, है ना? ए स्क्वायर का स्क्वायर इज ए की पावर 4 अपॉन ए क्यूब इज गोइंग टू बी ए, और इधर 4 रूट अंडर ए स्क्वायर इज ए। को बोले मॉड ए नहीं लगाया सर। तो मॉड ए इसलिए नहीं लगाएंगे कि हम केस डिस्कस कर रहे हैं ए पॉजिटिव का, तो रूट अंडर ए स्क्वायर कितने के बराबर हो जाएगा? ए, यानी यहां से ए की वैल्यू क्या आ गई गाइस? 1/3। ओके, तो ए पॉजिटिव में ए की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3। दूसरा केस लेना पड़ेगा हमें। दूसरा केस क्या लेंगे? ए नेगेटिव। तो ए नेगेटिव में थोड़ा सा चेंज होगा, है ना? 4 रूट एक्स का ग्राफ तो वैसे ही रहेगा, ये रहेगा 4 रूट एक्स का ग्राफ। लेकिन जो दूसरा ग्राफ है दोस्तों, है ना, जो कि एक पैराबोला था ओपनिंग अप, जब ए पॉजिटिव था तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, लेकिन जब ए नेगेटिव है तो अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी पैराबोला विल बी ओपन डाउनवर्ड और 0,1 ही रहेगा इसका वर्टेक्स। तो ऐसा बनेगा। क्या आप देख सकते हैं कि दोनों में एक पॉइंट कॉमन है साहब? दोनों में एक पॉइंट कॉमन है, यानी ए नेगेटिव तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा, यानी ए की कोई भी नेगेटिव लीजिएगा वैल्यू तो हमेशा एक पॉइंट तो कॉमन रहेगा, ये ग्राफ बतला रहा है ना? और पॉजिटिव में एक वैल्यू आएगी 1/3, यानी फाइनल आंसर मेरा क्या होना चाहिए भाई? ए बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1/3, है ना? देख लीजिएगा, ये रहेगा। ठीक है भाई।
ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं ना, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x, है ना। देखने में ये भी बहुत खतरनाक सा लग रहा है, लेकिन है बहुत पप्पी सा सवाल, है ना। क्योंकि अगर आपने y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड sin x प्लस मॉड sin x cos x क्रैक कर लिया तो काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे को पता होना चाहिए भाई कि इसका रेंज क्या है, इसका रेंज के हिसाब से क्रैक होता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो बिना रेंज निकाले तो काम नहीं बनेगा, है ना। तो हमने बोला कि चलिए भाई रेंज निकालने की कोशिश शुरुआत की जाए। तो इस फंक्शन को मैं कुछ मान लेता हूं, gx मान लेता हूं। सबसे पहले तो हम फंक्शन वाले दिनों को याद करें, है ना, फंक्शन वाले पुराने दिनों को याद करें और वहां से इसके पीरियड के बारे में देखें, है ना। और ये क्लास इलस्ट्रेशन का सवाल है और इसका पीरियड हमने बताया हुआ है भाई कि पीरियड इसका 5/2 होता है, क्योंकि आपस में ये फंक्शन इंटरचेंज होने वाले फंक्शंस हैं। तो अगर किसी को नहीं चमका कि भाई π/2 कैसे पीरियड है तो भाई क्लास नोट्स उठाइए, देखिए, पढ़िए, है ना। जीवन में एक काम रह गया है, वही करना है ना। तो लेकिन इसका भैया पीरियड तो क्या आ जाएगा, π/2। अच्छा, तो पीरियड अगर π/2 है तो π/2 तक तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि π/2 तक तो भाई sin x भी पॉजिटिव है, cos x भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव साइन से खुल जाएंगे। अच्छा चलो, एक चीज और हो गई क्लियर कि अगर π/2 तक के बारे में बात कर लें तो उसके बाद तो रिपीट मारेगा फंक्शन, तो π/2 तक में जो रेंज आ जाएगा वही फाइनल रेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि π/2 के बाद तो फंक्शन रिपीट ही मारेगा। तो 0 से π/2 में दोनों फंक्शन पॉजिटिव खुल गया, है ना, मॉडुलस। तो मॉडुलस का पिटारा खुलने के बाद अब हम डैश निकालते हैं। तो दिस इज cos x माइनस sin x। अच्छा, सुना है भैया कि cos x माइनस sin x जो होता है ना, 0 से π/4 में पॉजिटिव होता है, यानी π/4 तक cos sin पे भारी है और π/4 से π/2 पे sin cos पे भारी, है ना। जैसा मैंने आपको पहले बहुत बार ग्राफ बता चुके हैं इसका, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा इस पे फोकस करूं। तो मेरे ख्याल से cos x sin x से बड़ा होगा π/4 तक। चलिए, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका मतलब सर ग्राफ तो आपका ऐसा दिखना चाहिए कि 0 से π/4 में अगर cos sin x से बड़ा है ना, cos sin x से बड़ा है तो g' पॉजिटिव है। g' पॉजिटिव मतलब gx इंक्रीज करेगा। gx इंक्रीज करेगा मतलब देखना, जीरो पे इसकी वैल्यू मुझे लग रहा है कि 1 आ रही है। जीरो पे gx की वैल्यू 1 आ रही है और π/4 तक फंक्शन धुआंधार इंक्रीज करेगा। और π/4 पे एक बार वैल्यू निकाल लीजिए, है ना, π/4 पे एक बार वैल्यू निकाल लीजिए। π/4 पे ये भी 1/√2, ये भी 1/√2 मतलब √2, और उसके आगे फंक्शन डिक्रीज करेगा। क्यों भाई? क्योंकि साइन अब कॉस से बड़ा हो गया है। तो हम लोग बोले अगले π/2 तक ये फंक्शन डिक्रीज करने वाला है। अच्छा, तो यहां से ऐसे और फिर नीचे की साइड आएगा, ऐसे आएगा। अब क्यों बोले सर इसके आगे पीछे? तो भैया रिपीट करेगा ना, तो क्योंकि पीरियोडिक है फंक्शन, तो पीरियोडिक है फंक्शन, तो ये ऐसे करके रिपीट करेगा, ऐसे करके रिपीट करेगा, ऐसे करके रिपीट करेगा, ऐसे करके रिपीट करेगा, ऐसे रिपीट करता रहेगा। तो रिपीट करेगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। हम लोग बोले व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस थिंग, तो मुझे लग रहा है कि रेंज इसका हो गया 1 से √2। मिनिमम 1 दिख रहा है, मैक्सिमम √2 दिख रहा है। कोई भी संख्या अगर 1 से √2 है ना, तो 1 से √2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भाई 1 ही होगा। कोई भी संख्या अगर 1 से √2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो भाई 1 ही होगा। अगर 1 होगा तो फिर हो गया काम मेरा, तो कि अब हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 में एंगल निकालना है। क्योंकि दूसरा कर्व तो बहुत ही सस्ता वाला हो गया भाई, जो पहले बहुत खतरनाक लग रहा था वो इतना सस्ता हो गया कि पूछो ही मत, है ना। तो हमने बोला कि साहब बना लेते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5, आप भी देख लीजिए, है ना। और दूसरा बनाना है y इक्वल टू 1 वाला कर, देखो ये है y इक्वल टू 1। तो जब ये y इक्वल टू 1 की बात करोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट दो आएंगे। एक तो पॉइंट आएगा जैसे ही y को 1 रखोगे तो 2,1, और दूसरा पॉइंट आएगा बच्चों -2,1, है ना। इसका जब dy बाई dx करके निकालोगे एट 2,1, है ना, तो 2x प्लस 2y dy बाई dx इक्वल टू 0। तो अगर मैं dy बाई dx एट 2,1 निकालूंगा, एट 2,1 निकालूं तो मुझे लग रहा है कि माइनस ऑफ x, है ना, माइनस x मतलब -2/1, तो -2 आ रहा है मुझे लग रहा है।
x is 2 y is 1। हाँ, तो ये m1 हो गया। m2 कितना हो जाएगा 0। क्यों भाई सर? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसका डैश 0 होगा। तो यानी कि अगर कोई पूछे tan थीटा सर, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 है ना, ऐसा कुछ। तो यानी कि थीटा की वैल्यू मुझे लग रहा है tan इनवर्स 2 होनी चाहिए शायद। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? दूसरे पॉइंट पे भी सेम एंगल आएगा एक्यूट वाले में, देख लो एक बार। कुछ गड़बड़ है तो बताइएगा। तो हम लोग ने ऑर्थोगोनलिटी और जो भी ये टच द कर्व और ये सब चीजें देख ली है ना। अब हम लोग नेक्स्ट चीज देख रहे हैं यार, है ना, नेक्स्ट चीज देख रहे हैं। नेक्स्ट चीज काफी इंपॉर्टेंट है ना। एंड नेक्स्ट चीज है लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है भाई लोग। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना। इन चार क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, है ना। हो गया फाल्गुनी जी, 2 क्वेश्चंस हो चुके हैं, देखिए आप ध्यान से, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इन चारों क्वांटिटीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। इन चार क्वांटिटीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। बहुत बार होता है क्या कि एक कर्व दे देता है ना, एक कर्व दे देता है, और एक कर्व देने के बाद, है ना, एक कर्व देने के बाद पूछ देगा किसी पॉइंट पे, है ना, ध्यान से सुनते रहिएगा। एक कर्व दे दिया आपको y इक्वल टू एफ एक्स, एक कर्व दे दिया आपको y इक्वल टू एफ एक्स, और बोल देगा क्या कि इस y इक्वल टू एफ एक्स के किसी पॉइंट p पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसके किसी पॉइंट P पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो सब चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग बोले कर्व दिया रहेगा, कर्व के किसी पॉइंट पे बोलेगा भाई कि लेंथ ऑफ टेंजेंट बताओ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट बताओ, लेंथ ऑफ नॉर्मल बताओ, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी बताओ, है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल भी बताओ। तो हम लोग कैसे बतलाने वाले हैं, है ना, सुनना ध्यान से, हम लोग कैसे बतलाने वाले हैं। डेफिनेशन पहले समझना पड़ेगा, डेफिनेशन पहले समझना पड़ेगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट? तो सुनेंगे ध्यान से। दिस इज the portion of the tangent intercepted between the x-axis and the point of contact. How we define length of tangent? Length of tangent हम लोग define करते हैं कैसे कि this is the portion of the tangent। क्या? tangent का वो portion जो किसके बीच में intercepted है, point of contact और x axis के बीच में, है ना। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा कोई आपने टेंजेंट बना लिया गाइस, बना लिया, और मान लीजिए कि ये काट रहा है x axis को at some point g, है ना, एट सम पॉइंट जी। तो हम इस पीजी लेंथ को क्या बोलेंगे? पीजी लेंथ इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। मेरे ख्याल से क्लियर है ये बात, है ना। दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। इसी तरीके से अगर कोई बोलता है व्हाट इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, so this is again the portion of normal intercepted between the x axis and the point of contact। तो हमें लेकिन नॉर्मल का वो पोर्शन जो x axis और point of contact के बीच का है उसको कहते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल। जैसे ये नॉर्मल हो गया, है ना, और नॉर्मल का वो पोर्शन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच का है, इसको अगर n कहते हैं, तो Pn इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। आपको पूछे सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या हुआ, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज प्रोजेक्शन ऑफ, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन एक्स एक्सिस। यानी जो आप पीजी देख रहे हो ना, पीजी, पीजी का जो प्रोजेक्शन आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर। अब बोलोगे सर प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, तो आंसर इज बड़े आसानी से, है ना। प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा, तो आंसर इज बड़े आसानी से, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो भाई, और इसको अगर आपने एल माना, तो ये जो जी एल है ये है आपका लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और इसी तरीके से ये जो एल एन है ये हो गया लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो चलिए क्विकली एक बार फिर से इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ वी डिफाइन लेंथ ऑफ टेंजेंट? तो कोई कर्व दिया रहेगा, उसके किसी पॉइंट की बात होगी,
कोई कर्व दिया रहेगा, उसके किसी पॉइंट की बात होगी, बोलेगा इस पॉइंट पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत सिंपल है। लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट का वो पोर्शन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच का हो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच का हो, उसको कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इसी लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन आता है, इसी लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो प्रोजेक्शन आता है एक्स एक्सिस पे, वो क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। क्या कहलाता है? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। कोई बोले लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या हुआ सर? लेंथ ऑफ द नॉर्मल इज द पोर्शन ऑफ द नॉर्मल व्हिच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द एक्स एक्सिस। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्स एक्सिस के बीच का जो नॉर्मल कटेगा वो कहलाएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। और इस लेंथ ऑफ नॉर्मल का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो GL लेंथ है ये हो गया गेट लॉस्ट, सॉरी, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। GL लेंथ है ना, इसको क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। कोई बोलेगा PG लेंथ क्या हो गया? PG लेंथ हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट। कोई बोले ये सर LN क्या हो गया? लेंथ ऑफ नॉर्मल, है ना। कोई पूछे कि सर ये PN लेंथ क्या हो गया? तो भाई ये लेंथ ऑफ, सॉरी, ये लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, और ये क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये है कुल मिला के कहानी। देख लो, फिर भी कोई डाउट हो तो जल्दी बताओ, नहीं तो ये फटाफट से पहले बनाओ डायग्राम। ठीक है, चलिए अब इनको फटाफट से निकालने का तरीका ढूंढते हैं ना। इस पॉइंट को कोई बोले सर x, y मान लेते हैं, मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। इस पॉइंट को हमने क्या मान लिया? x, y, जनरल पॉइंट है ना। तो कोई पूछे कि सर ये लेंथ कैसे निकलेगा? लेंथ ऑफ टेंजेंट, है ना। सुनना ध्यान से। तो ये एंगल थीटा मान लिया, ये एंगल कितना मान लिया? थीटा, है ना। तो थीटा जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप। और tan थीटा स्लोप है किसका? टेंजेंट का। तो यानी कि टेंजेंट का स्लोप मतलब ये dy by dx हो गया दोस्त, एट दैट पॉइंट x, y। ये क्लियर है कि जो dy by dx होगा बॉस, जो dy by dx होगा, है ना, जो dy by dx होगा, है ना, जो dy by dx होगा, जो dy by dx होगा वो स्लोप होगा टेंजेंट का। tan थीटा भी स्लोप होगा टेंजेंट का, और उसको मैं डिनोट कर रहा हूं किससे? m से। तो चलिए यहां पे देखते हैं, अगर मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट, अच्छा दोस्त ये वाला लेंथ आप स्केल से नाप के भी देख लीजिए, ये y आएगा। थोड़ा ट्रिकी है गाइस, बट लेट अस अंडरस्टैंड कि अगर आप इसको नापिएगा भी स्केल से तब भी ये y आएगा। सोचिए क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका x, y है, कोऑर्डिनेट, है ना। तो ये लेंथ हो गया y। अच्छा, हम अगर निकालना चाहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो मुझे लगता है साइन थीटा से बात करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा कितना होगा देखिएगा, साइन थीटा इज y, यानी कि परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज y दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन लेंथ ऑफ टेंजेंट। अच्छा, तो यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो गया भाई? y अपॉन साइन थीटा। और देखो बेटा, लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो मॉड लगाना जरूरी होगा, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट है तो मॉड लगाना जरूरी होगा। तो अब अगर आप इसको लिखते हो तो कितना होगा? मॉड ऑफ y cosec थीटा। और cosec थीटा कितना होता है? रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अरे रे रे रे, कैसे लिखा सर? अरे बहुत इजी है भाई। साइन थीटा को ऊपर ले जाके लिख दीजिए cosec थीटा, और cosec थीटा को ऐसे लिख दीजिए रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? बेटा cosec स्क्वायर थीटा पढ़ लिया करो कभी कभी समय निकाल के। तो रूट अंडर cosec स्क्वायर थीटा, सर cosec थीटा का मॉड भी अगर लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट आया, देखिए भाई इसका फॉर्मूला है ना, सेम कलर से लिखने पे बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए। लेंथ ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला है गाइस, क्या आया बताओ? है ना, यहां पे आ गया मॉडुलस ऑफ y और रूट अंडर कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर, है कि नहीं? 1 प्लस 1 बाई एम स्क्वायर। कैसे सर? tan थीटा m कॉट थीटा 1 बाई एम। तो लीजिए एलसीएम, तो कितना बड़ा, कितना आएगा? y अपॉन m इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, हाँ या ना। तो यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे ख्याल से क्लियर है, लेंथ ऑफ टेंजेंट मेरे ख्याल से क्लियर है, y अपॉन m इंटू रूट अंडर ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर कोई पूछे सर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कैसे निकालेंगे, आओ इधर आओ, इधर आओ। इस एंगल को थीटा माना है, तो हम लोग बोल सकते हैं tan थीटा क्या आएगा? तो tan थीटा क्या आएगा बच्चों? tan थीटा क्या आएगा सर? y अपॉन लॉस्ट। तो हम लोग बोले y अपॉन लॉस्ट मतलब लेंथ ऑफ सब टेंजेंट।
तो भाई लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या आएगा, y बाई tan थीटा। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y बाई tan थीटा, मतलब y अपॉन m, है ना। इसका मॉडुलस लगा देते हैं, है ना, नहीं तो बुरा मान जाएगा, लेंथ है ना, बुरा मान जाता है। देख लो भाई, देख लो भाई, देख लो, लिख लीजिएगा यहां तक। ग्रेट, दो बच्चों का डन आ गया, बाकी भी बच्चे बतलाते हैं फटाफट से। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सब बच्चों का डन आ गया है। अब देखते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, है ना, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देखो वैसे तो देखो हम इसमें बेसिक से भी जा सकते हैं ना, हम इसमें बेसिक से भी जा सकते हैं। बेसिक से जाने का मतलब क्या हुआ सर, कि जैसे ये थीटा है, तो बच्चों ये हो गया 90 माइनस थीटा, और यहाँ देखो ये टेंजेंट नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री, नहीं दिख रहा हो तो बताना ध्यान से, है ना। ये वाला एंगल कितना होगा, ये 90 है ना, ये 90 है देखो, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा बच्चों 90 माइनस थीटा, है ना। और ये जो बचा हुआ एंगल है फिर कितना होगा सर, थीटा, क्योंकि ये एंगल भी 90 है, ये एंगल भी 90 है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, क्लियर हो रहा होगा, है ना, है ना, है ना। तो ये थीटा है ना, है ना, ये कितना है 90 माइनस थीटा, ये है ना 90 डिग्री, है ना, ये कितना है थीटा है। तो फिर से वही सब खुरापात करके tan थीटा cot थीटा ये सब करकुरा के निकाल सकते हैं ना, बट मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। आप सोचना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर कि ये फॉर्मूले स्लोप m के लिए, ये फॉर्मूले स्लोप m के लिए, तो जो नॉर्मल है उसका स्लोप क्या होगा, अगर बेटा इसका स्लोप m है तो कॉमन सेंस कहता है कि इसका स्लोप होगा -1/m। वही चीजें निकाल रहे हैं, वही चीजें निकाल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसके बीच का लेंथ वहां भी निकाल रहे हैं, लेकिन वो m स्लोप की जगह किस स्लोप पे, -1/m। तो अब छोटा सा ट्रिक लगा देते हैं, इन्हीं फॉर्मूले में m की जगह रख देते हैं -1/m, अपना फॉर्मूला लेंथ ऑफ नॉर्मल और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का जाएगा। तो हम चलिए लेंथ ऑफ नॉर्मल लिखते हैं आपके लिए, है ना। आइए आइए सब लोग आइए, अरे आ जाइए, अरे अरे अपना ही घर है यार, आइए ना। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल देखिएगा, m की जगह -1/m रख रहे हैं, है ना, m की जगह -1/m। तो यहां ना सोचे कि यहां सोचते हैं, देखिए ध्यान से, जब आप यहां m की जगह -1/m रखिएगा तो ये वाला पलट जाएगा, ये 1/m² की जगह क्या बन जाएगा ऊपर m², तो यानी कि ये बन गया मॉड ऑफ y इंटू रूट अंडर 1+m²। यस और नो, जल्दी बतलाओ भाई। तो y इंटू रूट अंडर 1+m², ये हो गया लेंथ ऑफ नॉर्मल। को मुझे सर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, आइए इधर आइए, अरे आ जाइए, अरे अरे क्या बात कर रहे हैं, आइए ना भाई, है ना। तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो यहां m की जगह -1/m रखिएगा तो ये दिख रहा है ना, m उछक के ऊपर चला जाएगा, तो दिस इज माई का मॉड, भाई का नहीं बेटा, माई का, है ना। तो दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है भाई। तो ये चारों क्वांटिटीज के बारे में आपको बता दिया गया है कि व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, और ये सारी क्वांटिटीज के फॉर्मूले आप सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, क्लास में दिक्कत नहीं आएगी। आई एम टेकिंग दिस प्लेज, आई एम टेकिंग दिस ओथ, कि किसी भी बच्चे को क्लास के अंदर कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन टेस्ट में, एग्जामिनेशन हॉल में, इन सब जगहों पे बेटा आपको खुद का जुगाड़ करना ही पड़ेगा, है ना। इस चीज को समझ लीजिएगा, है ना, बड़ी अच्छे तरीके से। और ये जो चार फॉर्मूले हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितना यूज नहीं होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितना यूज नहीं होते हैं, उससे ज्यादा ये यूज होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन एक और चैप्टर है जो आगे चल के आपकी वाट लगाने, मतलब आपको मतलब थोड़ा सा मतलब हिलाने वाला है, अंदर से झकझोरने वाला है कि बच्चों समय आ गया है पढ़ने का, है ना। तो वहां पे ये चारों टर्म्स ना खूब यूज में आते हैं, और उस समय डायरेक्टली फॉर्मूला पता होना चाहिए। समझ में आ रही बात, लिख लिया तो डन कीजिएगा। चलिए, मेरे ख्याल सभी बच्चों ने लिख लिया है। सवाल सवाल देखते हैं कान। प्रूव दैट फॉर द कर्व प्रूव दैट फॉर द कर्व by square equal to x plus a का होल क्यूब, the square of subtangent varies as
सब नॉर्मल। द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, है ना। वेरीज मतलब प्रोपोर्शनल, है ना। तो चलिए करके दिखाइए बच्चों, है ना। कर्व दिया हुआ है और स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट बोल रहा है वेरीज एज सब नॉर्मल। कम ऑन, चलो देखते हैं, है ना। प्रूव दैट फॉर द कर्व बी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का होल क्यूब द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, है ना। द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल। जरा देखते हैं क्या बात है भाई, क्या बात है। तो स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट की बात करेंगे तो सब टेंजेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। सब टेंजेंट का फॉर्मूला y अपॉन m है ना, y अपॉन m। तो हम लोग बोले y तो ठीक है, यहां से निकल जाएगा, m निकालना जरूरी है ना भाई। तो m के लिए dy बाई dx, है ना। सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आ रहे हैं। m मतलब dy बाई dx निकालना होगा, है ना। dy बाई dx निकालना होगा। अच्छा जी, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2by dy बाई dx इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर। मतलब dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, dy बाई dx यानी कि जो m है वो आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन 2by। अच्छा सर, अच्छा सर। और कोई बोले कि स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट। अच्छा, तो स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट देखिएगा, स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट मतलब वाई स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास 9 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 4, और एम स्क्वायर करोगे तो ऊपर जाएगा 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना। 4b स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, हमें अगर प्रूव करना है गाइस कि स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, मतलब भाई साहब स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू के टाइम्स सब नॉर्मल। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। मतलब स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, है ना, स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट इज इक्वल टू सॉरी अपॉन सब नॉर्मल इज इक्वल टू के। स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट अपॉन सब नॉर्मल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, के। समझ में आ रही बात। तो यानी कि ये प्रूव करना है, तो स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट निकाल लिया दोस्त। अब सब नॉर्मल निकालने की बारी है। सब नॉर्मल क्या होता है, माई। सब नॉर्मल क्या होता है, माई। तो माई मतलब एम, एम एम ये है 3 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर अपॉन 2by और इंटू वाई, है ना। दिस इज माई। तो ये y से y कट गया, है ना, y से y स्वाहा। अब y से y स्वाहा, तो अब लिखते हैं जरा ये 9 तिया 27 और x प्लस ए की पावर 4 इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इज एक्स प्लस ए की पावर 6, और ऊपर क्या आएगा 4b स्क्वायर y की पावर 4। ये बनेगा, ये बनेगा। आपको बोले सर ये तो कांस्टेंट आया ही नहीं, ये तो कांस्टेंट आया ही नहीं, ये तो बड़ा अजीब सा आ रहा है। नहीं 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 बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिए, सिंप्लीफाई कीजिए, है ना। इसको जब स्क्वायर कीजिएगा बच्चों, तो यहां से क्या आएगा, बी स्क्वायर वाई की पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस ए की पावर 6। यही बनना चाहिए। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि बी स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो हुआ है, सॉरी, एक टू बी जो है ऊपर जंप करके जाएगा ना, एक टू बी जंप करके ऊपर जाएगा, ये वाला रह गया मेरा। तो मुझे लग रहा है बी स्क्वायर वाई की पावर 4 अपॉन एक्स प्लस ए की पावर 6। ये देखिए, ध्यान से देखिए इसको, है ना, ध्यान से देखिए, ये कट गया तो बचेगा क्या, 8b अपॉन 27। 8b अपॉन 27 मतलब अ कांस्टेंट नंबर, क्योंकि b कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, तो ये कैंसल आउट होगा, ये कैंसल आउट होके अपना आंसर बन जाएगा। यस और नो। ठीक है, सबके लिए क्लियर है भाई। बताओ, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा सो दैट हम आगे बढ़ पाए। चलो फिर अगले सवाल पे चलें। प्रूव दैट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला xy equal to c square. Prove that at any point of the hyperbola xy equal to c square, the subtangent varies as the cube of
the ordinate of the point of contact. ओके, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो भी आपका हाइपर बोला है ना, इसके बारे में बोल रहा है भाई, है ना, इसके बारे में क्या बोल रहा है? द सब टेंजेंट, सब टेंजेंट मतलब फिर से वही हो जाएगा, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, है ना, y बाई एम। एम निकालना जरूरी है दोस्त, है ना। एम कितना हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि y इक्वल टू सी स्क्वायर बाई एक्स है, यानी कि जो dy बाई डी एक्स जो कि m है, या इसी को डिफरेंशिएट कर दो ना सीधा ही, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दो, यानी कि x dy बाई डी एक्स और प्लस y इक्वल टू 0, यानी dy बाई डी एक्स, यानी कि m कितना आ रहा है? m आ रहा है दोस्तों माइनस ऑफ y बाई एक्स। अगर ये माइनस ऑफ y बाई एक्स आ रहा है तो मॉडुलस ऑफ y अपॉन माइनस y अपॉन x मतलब ऊपर, तो यानी तो x ही आया ना भाई। तो अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट x है तो बिल्कुल सही तो बोल रहा है ना कि द सब टेंजेंट वेरीज एज, सॉरी कुछ गड़बड़ा गया। हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। थोड़ा गड़बड़ हो गया, थोड़ा जल्दबाजी में लिखा गया था। सब टेंजेंट वेरीज एज द सब टेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा एंड सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत सारे बच्चों ने डन कर दिया यार, कैसे हो गया? बहुत सारे बच्चों ने डन कैसे कर दिया भाई? तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि जो लव लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है दिस इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, इसका मॉड आ रहा है, यानी डेफिनेटली हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो सब टेंजेंट है दैट वेरीज एज एब्सिसा। दूसरा क्या कह रहा है भाई कि सब नॉर्मल जो है, सब नॉर्मल है ना, सब नॉर्मल क्या हो गया भाई? लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज माई। तो अगर लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज माई एंड व्हाट इज माई, तो m इज माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई, और यानी यहां से वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टाइप का होगा, है ना। और x क्या है देखना ध्यान से, x से बच्चों यहां से सी स्क्वायर अपॉन वाई, तो यानी कि ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया वाई क्यूब अपॉन सी स्क्वायर टाइप का, यानी दिस इज प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब। इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, है ना, इफ इट इज प्रोपोर्शनल टू वाई क्यूब, तो फिर ये हो गया कि भाई सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे ख्याल से क्लियर है गाइस। अब घोटाला नहीं है, घोटाला तो पहले होते थे, अब तो स्कैम होते हैं। लगता है अंग्रेजी में कुछ हुआ है जो कॉमन मैन के समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, चलिए तो मेरे ख्याल से सारे बच्चों ने लिख लिया होगा, और अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज देख रहे हैं, रेट मेजर। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या? रेट मेजर, है ना, रेट मेजर। इस तरह का काम आप फिजिक्स में भी करते होंगे, है ना, इस तरह का काम आप फिजिक्स में भी करते होंगे, है ना। यू माइट बी डिफरेंशिएटिंग थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो रेट मेजर में हम लोग, जैसे हम अभी तक विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते आ रहे थे, अब विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते आएंगे, है ना। अब हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। दैट इज व्हाट इज रेट मेजर इज, राइट। तो इसमें कुछ बताने लायक जैसा है नहीं, बस ये बतलाने जैसा है कि भाई टाइम के रेस्पेक्ट में काम होगा, है ना। चलिए तो एक सवाल करते हैं, ठीक है, बाकी करके देखिएगा, चमक जाएगा। इफ एरिया ऑफ सर्कल increases
at uniform rate. If area of circle increases at uniform rate, prove that the rate of increase prove that the rate of increase prove that the rate of increase of the parameter varies. Rate of increase of perimeter varies inversely to its radius. चलिए करके देखिए। ओके गाइस, बहुत 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 इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ना। कोई क्या कहता है कि एरिया ऑफ द सर्कल है ना, एरिया क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर सर्कल का है ना। थोड़ा ट्रिकी है बच्चों है ना, लेकिन आप मुझे लगता है मैनेज कर लेते हो इस तरह की चीजें ना। तो एरिया क्या हो गया भाई, पाई आर स्क्वायर। तो बोल रहे जो एरिया ऑफ सर्कल है इंक्रीजेस एट यूनिफॉर्म रेट। सो व्हाट डज दिस मीन, दिस लाइन मींस कि dA अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज कांस्टेंट, लेट इट बी k, लेट इट बी k है ना। तो ये खुद ही कह रहा है कि जो एरिया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एरिया है, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट, तो यानी कि दिस इज k इज अ कांस्टेंट। अब क्या कहता है, प्रूव दैट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स पैरामीटर। तो हम लोग हो सकते हैं क्या कि देखो dA बाई dt k दिया हुआ है, तो पहले तो उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं एक बार। तो dA बाई dt कितना हो जाएगा, पाई तो शायद कांस्टेंट है, एक बार सोचना, और 2r dr बाई dt एंड दिस इज k। एक तो ये मिल गया आपको समीकरण, एक तो ये इक्वेशन मिल गई, राइट। दूसरी चीज बोल रहा है कि जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर कितना होता है सर्कल का, सर 2 पाई आर, यानी कि जो dp अपॉन dt होगा दैट इज 2 पाई dr बाई dt। सर ये dr बाई dt कहां से आएगा, अब इक्वेशन नंबर 1 देखोगे, इक्वेशन नंबर 1 देखोगे तो ये 2 पाई आर नीचे ले आइए के, तो यानी कि दिस इज गोइंग टू बी k बाई 2 पाई आर। अरे सर 2 पाई कट रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है तुम्हारा। तो अल्लाह लेके 2 पाई कट गया, तो यानी कि दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्योंकि k कांस्टेंट है। तो यानी यहां से क्या समझ में आया कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। वही बोला कि पेरीमीटर वेरीज इनवर्सली, तो हम लोग हो गया तो ठीक है, आगे बढ़े। ओके, कोई लिख रहा है तो वेट डाल दो यार पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इजी। इफ द साइड ऑफ है ना, इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल if the side of an equilateral triangle increases at the rate of √3 centimeter per second, √3 centimeter per second, and area है ना, and area increases at the rate of 12 centimeter square per second, 12 centimeter square per second, then side of है ना, side of equilateral triangle is, बताओ भाई क्या होगा साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए बताइए। ओके, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो हम लोगों को पता है √3/4a², यही होता है फॉर्मूला। तो अगर यही फॉर्मूला होता है, बोलता है साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट दिस रेट, यानी कि dA अपॉन dt, d स्मॉल a अपॉन dt।
तो सबसे पहले इसको धुआंधार डिफरेंशिएट किया जाता है, तो dA अपॉन dt इक्वल टू √3/4 2a इंटू डी ए बाई डी टी। अब क्वेश्चन सब बता रहा है आपको, सिर्फ स्मॉल a की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो हम लोग को पता है कि द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ √3, यानी कि d स्मॉल a अपॉन dt हो गया। एरिया इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 12, यानी कि दिस इज 12, दिस इज √3/4 इंटू 2a इंटू √3, यानी a की वैल्यू यहां से क्या आएगी 48 अपॉन 3 दूनी 6, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 8, है ना, 8 सेंटीमीटर, राइट। तो मेरे ख्याल से ठीक है, 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। कोई लिख रहा हो तो वेट डाल दीजिएगा, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके, द हाइट ऑफ ए right circular cone is the height of a right circular cone is 20 centimeter and is decreasing at the rate of and is decreasing at the rate of 4 centimeter per second, 4 centimeter per second at the same time, है ना, at the same time the radius is 10 centimeter at the same time the radius is 10 centimeter and is increasing at the rate of 2 centimeter per second, at the rate of 2 centimeter per second. Find the rate of change of volume. Find the rate of change of volume. ग्रेट यार। तो हम लोग बोले राइट सर्कुलर कोन की बात कर रहे हैं ना, तो v इक्वल टू कितना होता था, π/3 r²h। तो नहीं, जब dv/dt निकालेंगे तो π/3 तो आ जाएगा बाहर, और r² का 2r/dr/dt इंटू h, और प्लस r²dh/dt। तो देखो सारा इंफॉर्मेशन तो अवेलेबल ही है ना। तो हम लोग सीधा सीधा इसमें रखना चालू कर दिए। r कितना दिया हुआ है ना, एट द सेम टाइम द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, ओके, एंड इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 2, और h कितना हो गया, h है मेरे ख्याल से 20 सेंटीमीटर, राइट। r² कितना हो जाएगा भाई, 100, 10², और dh/dt माइनस लीजिएगा, क्यों, क्योंकि इट इज डिक्रीजिंग, तो यहां पे माइनस दिस इंटू 4। तो बच्चों 2 दूनी 4 दूनी 8, 800 माइनस 400 इज गोइंग टू बी 400 π/3, है कि नहीं, है ना, 400 π/3। तो ये तो हो गया आपका रेट चेंज के हिसाब से। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो आपको जस्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते जाना है, काम आपका बनता जाएगा, है ना। थोड़े बहुत इक्वेशंस डेवलप करने पड़ सकते हैं, कुछ में थोड़े ज्यादा भी करने पड़ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। तो करके देखिएगा, है ना, शीट वीट में मिलेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। लिख लिया हो तो बताइए। Okay. Next, we are talking about, guys, approximations and differentials.
अप्रोक्सीमेशंस एंड डिफरेंशियल्स है ना, अप्रोक्सीमेशंस एंड डिफरेंशियल्स। ठीक है, चलिए इस टॉपिक को थोड़ा देख लेते हैं ना। तो गाइज हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का आपको एक फॉर्मूला बतलाने वाले हैं, उस फॉर्मूले को यूज करके आप बहुत सारी चीजों को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। जनरली बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है या जेई मेन में आ सके तो आ सके, है ना। जेई एडवांस तो अप्रोक्सीमेशन को तो नहीं पूछता है ना, अप्रोक्सीमेशन वाले पार्ट के लिए बोले है ना, किसके लिए, अप्रोक्सीमेशन। डिफरेंशियल्स तो सबके लिए है ना, लेकिन जो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है वो बोर्ड या जेई मेन तक आ सकता है। आप बोलोगे सर क्या है इसमें, कुछ नहीं, वो जो कर्व वर्व का होता है ना, उसी से कुछ अप्रोक्सीमेट अप्रोक्सीमेट हो जाता है, पता नहीं। जैसे कोई बोले कि भाई अप्रोक्सीमेट द वैल्यू ऑफ रूट अंडर 101, तुम बोलोगे हाँ सर है कैलकुलेटर मेरे पास, खट से निकाल लूंगा सर, वहां सीधा आ जाएगा, है ना। लेकिन आप समझिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आप खट से कैलकुलेटर से निकालेंगे, वो खट से आपको निकाल देंगे, है ना। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो कैसे करें भाई इसका अप्रोक्सीमेशन कैसे करें, तो सिंपल सी बात है भाई कि y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो सबसे पहले एक फंक्शन लेना पड़ेगा। जो भी आप अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक सूटेबल फंक्शन लेना पड़ेगा। अब कोई पॉइंट लीजिए इस पे x, y, और x को चेंज कीजिए डेल्टा x से, तो y चेंज होगा डेल्टा y से। ये पुराना राग है, बहुत बार आलाप चुका हूं, है ना। तो x को चेंज किया डेल्टा x से, देयर विल बी सम चेंज इन y, तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया गाइस डेल्टा y से। अच्छा, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी, एक तो हो जाएगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x, और एक हो जाएगा y इक्वल टू एफ एक्स। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो डेल्टा y बाई डेल्टा x, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, तो डेल्टा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, ऐसा कुछ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ आना चाहिए, देख लो। ठीक है, तो मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ये डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे पॉइंट क्या होता है कि जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, वैसे तो देखो सीकेंड का स्लोप है, वैसे तो सीकेंड का स्लोप है, इसका स्लोप है ये इसका स्लोप है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम क्या करते हैं ना, एज्यूमिंग दीज डेल्टा वाई डेल्टा एक्स टू बी स्मॉल, इसलिए अप्रोक्सीमेशन वर्ड का यूज हो रहा है ना, एग्जैक्ट वर्ड का यूज नहीं हो रहा है। हम लोग बोले कि दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सीकेंड का स्लोप है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप, दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप, क्योंकि ये सीकेंड का स्लोप है। और आपको पता है कि डेल्टा एक्स को जब अप्रोचिंग जीरो करते हैं तो यही dy बाई dx यानी कि f डैश x बदल रहा है, लेकिन अभी हम डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो नहीं कर रहे हैं ना, हम मान रहे हैं कि छोटी क्वांटिटीज है, छोटी क्वांटिटीज है, तो छोटी क्वांटिटीज के लिए अप्रोक्सीमेटली f डैश x होगा, है ना। दिस इज अप्रोक्सीमेटली f डैश x है इक्वल टू मतलब अप्रोक्सीमेटली, लेकिन मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा इक्वल टू यूज कर रहा हूँ, है ना, तो उससे घबराइएगा मत, बात आपको क्लियर है कि है तो वो यस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है ना, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है। किसी को लगे सर एग्जैक्ट हो गया क्या, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ भाई, कैसी बात कर दी तुमने। तो एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, अब क्या करेंगे सर आप, एफ एक्स को उधर भेज दो, यहां से आपका अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला बन गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये फॉर्मूला बन गया आपको अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, है ना, अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला, ये अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है, लेकिन ठीक है, गोली मारिए इसको। हम्म, हम्म। ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से, ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, देखिए, हाँ तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिख दीजिएगा ना, वो भी डायरेक्ट कुछ ना कुछ लिख ही देंगे। अरे नहीं यार, कम ऑन, लिखिए तो एक बार, थोड़ा तो रिस्क लीजिए यार, रिस्क है तो इश्क है, सुना नहीं है क्या आपने, थोड़ा तो रिस्क लीजिए यार, थोड़ा सा अपने नंबरों से इश्क कीजिए दोस्त, ऐसे बैरागी बन जाइएगा फट मतलब, तो कैसे काम चलेगा।
चलिए अब बात करते हैं कि भाई सर ये रूट अंडर 101 को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो हमने कि इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए आपको समझ में आना चाहिए कि सर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मतलब सबसे पहले तो इसको देखकर फील कीजिए कि किस फंक्शन का यूज करेंगे। तो मुझे बिल्कुल खट से चमक रहा है इसको देखकर कि मुझे एक फंक्शन ले लेना चाहिए log x। log x ले लूंगा, आपको क्लियर हो रहा है बच्चों, है ना, क्लियर हो रहा है। log x से इसका अप्रोक्सीमेशन हम कर पाएंगे, यस और नो, जल्दी बताइए। गुड। हाँ, तो log x अगर आप यूज करते हो तो बहुत इजीली आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा बेटा, है ना, बहुत इजीली आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको ऐसा फंक्शन सेलेक्ट करना चाहिए जो इससे थोड़ा मिलता जुलता हो, है ना। तो इसको देखकर जो मेरे मन में आ रहा है दैट इज रूट एक्स, इसको देखकर हमारे मन में जो आ रहा है दैट इज रूट एक्स। तो ले कि एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, तो हमें x इक्वल टू 101, है ना, x इक्वल टू 101 पे सोचना पड़ेगा काम, है ना। अब देखना इसमें दो कंपोनेंट चल रहे हैं, अगर आप फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से, तो आपको देखिए इसमें दो चीजें चल रही हैं, एक x चल रहा है, एक डेल्टा x चल रहा है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा सर डेल्टा x क्या ले, x क्या ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि x क्या ले, डेल्टा x क्या ले। आपको बोलता है सर x मैं ले लेता हूं 99 और डेल्टा x ले लेता हूं 2। ये बहुत ही खतरनाक बच्चे हैं, क्योंकि जैसे ही आपने x को 99 लिया तो अब आपको f ऑफ 99 निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचिएगा बेटा कि सर रूट अंडर 9 इज 3, तो रूट अंडर 99 इज 333, है ना बेटा। तो ये बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल एकदम बकवास बात है। मतलब पहला वाला तो ठीक है, ये वाला कुछ ज्यादा बकवास हो जाएगा। रूट 9 आपका नहीं, रूट 99 आपका ऐसे नहीं निकलने वाला है, रूट 99 आपका ऐसे नहीं निकलने वाला है। तो फिर पंगा आ जाएगा, सुनना ध्यान से, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को जब आप यूज करोगे तो यहां 99 अगर x लिया आपने, तो यानी f ऑफ 99 निकालने में हालत खराब हो जाएगी। मतलब आप लूप में चले जाओगे, आप लूप में चले जाओगे कि आपने रूट 101 को पहले अप्रोक्सीमेट करने की सोची, फिर अब आप f रूट 99, और ऐसे करते 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 बर्बाद हो जाओगे। समझ में आएगा, यानी x को ऐसी वैल्यू लीजिए जिसका fx निकालना आसान है। यानी कि क्लियर दिख रहा है मुझे, क्लियर दिख रहा है मुझे, क्या क्लियर दिख रहा है मुझे कि x की वैल्यू लेनी चाहिए मुझे 100 और डेल्टा x क्या लेना चाहिए 1। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो f ऑफ 101 हो जाएगा, f ऑफ 100 प्लस डेल्टा x दैट इज 1 इंटू f डैश 100। तो भाई f ऑफ 101 हो गया रूट 101, f ऑफ 100 हो गया रूट अंडर 100 दैट इज 10, और f डैश 100, तो इसका डेरिवेटिव होता है गुरु 1 बाई 2 रूट x, यानी 1 बाई 20, और 20 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.05। तो यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट मान कितना होगा 10.05, है ना, 10.05 देख लीजिएगा। तो जब भी इस तरह की क्वांटिटीज आए तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या x लें, क्या डेल्टा x लें, और कैसे इस फॉर्मूले को यूज करें। उससे पहले हमें फंक्शन डिसाइड करना पड़ेगा सही तरीके से, है ना। कुछ भी रैंडम फंक्शन लेके मत स्टार्ट हो जाइएगा। तो इसके कुछ चिन्ह मिन्ने सवाल आ सकते हैं, तो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, है ना। बाकी तो इतना ही था इसमें। डिफरेंशियल की बात कर लेते हैं हम। अब मुझे डिफरेंशियल क्या होता है सर, सिंपल है बेटा, है ना, कि अगर y fx है, तो अगर आप डिफरेंशियल ऑफ y की बात कीजिएगा तो डिफरेंशियल ऑफ y इज f डैश x dx, मतलब fx का डेरिवेटिव इनटू dx, इसका प्रोडक्ट होता है। कैसे डिफाइन होता है डिफरेंशियल ऑफ y, है ना। अगर y fx है तो डिफरेंशियल ऑफ y इज डिफाइंड एज कि y का डेरिवेटिव, y मतलब fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशियल ऑफ x। दिस इज हाउ डिफरेंशियल ऑफ y इज डिफाइंड। जैसे अगर कोई बोलता है कि डिफरेंशियल ऑफ sin x क्या होगा गुरुजी, y sin x है ना, y sin x है, तो कोई पूछता है डिफरेंशियल ऑफ sin x क्या होगा, तो सबसे पहले sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ sin x इज cos x dx। कोई पूछे सर डिफरेंशियल ऑफ tan u, है ना, तो हल लेके डिफरेंशियल ऑफ tan u, तो पहले tan u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि u का फंक्शन है इस बार, है ना, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ u। तो दिस इज हाउ डिफरेंशियल विल बी डिफाइंड, है ना। द डिफरेंशियल ऑफ y इज व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ fx का डेरिवेटिव एंड डिफरेंशियल ऑफ x। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि दिस इज हाउ वी फाइंड डिफरेंशियल्स, है ना। कोई बोले सर व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ tan इनवर्स x,
तो फिर से tan इनवर्स x का, तो यानी कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखिए पहले 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशियल ऑफ x। क्लियर है? क्लियर है सबको? क्लियर है तो फटाफट लिख लीजिए, इस पे एक सवाल करके फाइनली इस चैप्टर को यहाँ एंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन। In an acute triangle ABC, if sides small a, small b, b constants, if sides small a, small b, b constants, and the base angles capital A and capital B vary, and the base angle capital A and capital B vary, prove that differential of A upon root under of A square minus B square sin square A equal to differential of B upon रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। चलो भाई देखते हैं ना। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि इसमें एक ट्रायंगल बनाया हुआ है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। तो दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, दिस स्मॉल ए, दिस स्मॉल बी, है ना। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया स्मॉल ए, और ये हो गया स्मॉल बी। अब हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि साइन लॉ लगा देते हैं। देख के भी फील आ रहा है कि ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, साइन लॉ, सिंपल। अब सुनना एक चीज, जब हम ये लिखने में कामयाब हो गए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए साइन बी इक्वल टू बी साइन है कि नहीं। अब दोनों साइड हम डिफरेंशियल वाला रिश्ता लिख रहे हैं ना, तो हमें पता है कि भाई ए साइन बी इज बी साइन ए, या बी साइन ए इज ए साइन बी, जो भी लिखना चाहो। तो इसका डिफरेंशियल लिखोगे तो डिफरेंशियल ऑफ बी साइन ए, बी कांस्टेंट है स्मॉल बी, और स्मॉल ए भी कांस्टेंट है, एंड दिस इज डिफरेंशियल ऑफ ए साइन बी, है ना। तो भाई स्मॉल बी अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, और साइन ए का डिफरेंशियल कॉस ए इंटू डी है। अच्छा, और इधर देखना, इधर क्या हो जाएगा भाई, ए बाहर और इधर आएगा कॉस बी डी बी, है ना। तो हमें क्या चाहिए, डी ए अपॉन दिस, तो हम लोग डी ए अपॉन कितना आ गया, ए कॉस बी, और इधर कितना आ गया, डी बी अपॉन बी कॉस ए। स्क्वायर रूट के अंदर ले जाना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कैसे लिख जाऊं, रूट अंडर, है ना, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और इधर क्या लिख दिया, डीबी और रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, मतलब बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देख लो, यानी कि यहां से डी ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, है ना, ए स्क्वायर माइनस, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। तो बच्चों देखो, ए साइन बी इज बी साइन ए, तो यानी यहां जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी बन रहा है उसको मैं लिख सकता हूं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। बोलोगे कैसे सर, क्योंकि ए साइन बी इज बी साइन ए। अब इधर देखना, इधर थोड़ा सा उल्टा बनेगा, डीबी अपॉन रूट अंडर ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस क्या बन रहा है बच्चों यहाँ पे, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, तो बी साइन ए इज ए साइन बी, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, यही तो प्रूफ करना था। तो उसके आगे वही दो प्यारे प्यारे शब्द, हेंस प्रूफ, है ना। तो रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, उधर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। क्लियर है गाइस, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं गाइस, है ना, होमवर्क डिस्कशन कर लेते हैं, आ जाइए होमवर्क में बताइए क्या क्या है। पीपी वाले बच्चे भी, ओहो यस, हियर इज योर पीपी। होमवर्क डिस्कशन में आ जाते हैं, ओके।
एक्सरसाइज 6 रिमेनिंग एंड एक्सरसाइज 1 टेंजेंट नॉर्मल। बताइए भाई, एक्सरसाइज 6 रिमेनिंग यानी मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 6 में किसी को पूछना हो तो बताइए। ये एक्सरसाइज 5 क्या लिख रहे हैं आप लोग? एक्सरसाइज 6 है ना? अच्छा, एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज 6 भी है, मुझे लग रहा 5 डिस्कस हो गया था। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का बी तो मुझे लगता है काफी इजी है ना? 3 के बी में y इक्वल टू लिखा हुआ है tan x इंटू tan 2x इंटू tan 3x। तो इसमें अगर हम log लेते हैं दोनों साइड, तो आपका log y बन जाएगा log tan x, log tan 2x और शायद log tan 3x, है ना? ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना? तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट इज वाई डैश, और इधर मेरे ख्याल से बन जाएगा 1 बाई tan x और tan x का बन जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये तो मेरे ख्याल से काफी इजी सा सवाल है यार, तो कुछ खास है नहीं। 1 बाई tan 2x इंटू sec स्क्वायर 2x इंटू 2 और प्लस 1 बाई tan 3x इंटू 3 इंटू sec स्क्वायर 3x। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि y डैश निकालेंगे तो y से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, और tan x को लिख दो sin x अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x लिखोगे तो sin x आ जाएगा नीचे, एक cos x sec x मिलकर 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा cos x। तो ऑफ कोर्स इससे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ऊपर एक 2 रहेगा, है ना? एक 2 रहेगा और नीचे फिर से sin 2x cos 2x। काफी घटिया सवाल पूछा है मेरे ख्याल से आप लोगों ने। और ये बन जाएगा 3 अपॉन कितना, sin 3x cos 3x। तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो सब साइन साइन में बदल जाएंगे मेरे ख्याल से। ये cosec 2x बन जाएगा, ये cosec 4x बन जाएगा, ये cosec 6x। क्या घटिया सवाल है। क्वेश्चन नंबर देन इज 8। ये सब तो बताया ही यार, ये सब कैसे नहीं कर रहा हूँ। 8 में क्या बताना है? 8 तो सिंपल सवाल है, इसमें क्या बताना? देख लीजिए 8 का कोई पार्ट पूछना तो बताइए। 3-3 ऑप्शन, आप 3-3 ऑप्शन थोड़ी आपको सॉल्व करके दिखाते जाएंगे। एक्सरसाइज 6 का बता दिए। अच्छा, वही मुझे लगा यार, ये तो क्या ही सवाल पूछा। चलिए 3 का बी पूछ रहे हैं। एक्सरसाइज 5 थोड़ा सा कंफ्यूजन था एक्चुअली, इस बार एक्सरसाइज 5 जेई एडवांस है। 3 का बी, 3 के बी में क्या बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग 0, है ना? और ये बोल रहा है कि जी एक्स कॉट एक्स, तो जी एक्स कॉट एक्स को आप लिख सकते हैं जी एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, राइट? और माइनस जी ऑफ 0, ऐसा भी चलेगा शायद, देख लो। तो अब हम यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 यूज कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 2 से क्या क्या दिया हुआ है यार? जी डैश 0 क्या दिया हुआ है? 0 के बराबर है। ये एफ डबल डैश 0 के बराबर होगा, ऐसा ये बोल रहा है। चलिए, एफ एक्स इज जी एक्स साइन एक्स गाइस, एफ एक्स इज जी एक्स साइन एक्स। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो आप। ये लास्ट सवाल था जब जे एडवांस ने ससन रीजन पूछा था, और इस सवाल में इतना कंफ्यूजन रहा लोगों को कि उसके बाद जे एडवांस ने छोड़ ही दिया, है ना? हालांकि इसको करने के अपने बहुत सारे तरीके हैं। आदमी डायरेक्टली निकाल देगा वैल्यू, है ना, एफ डबल डैश 0 बिना सेकंड को यूज भी किए या अलग तरीके से। तो इसमें काफी अलग सा मतलब एक समझ लो माहौल बन गया। तो दिस वाज द लास्ट ईयर जब जेई एडवांस ने सर्टेन रीजन मैथ्स में पूछा था, है ना? दैट वाज 2008 एंड दिस इज नाउ 2023। मतलब 15 साल निकल चुके हैं उसके बाद कभी नहीं पूछा इन्होंने, है ना? बाकी इसको देखिए, जी एक्स कॉस एक्स अगर लिखिएगा तो जी एक्स कॉस एक्स यहां से आएगा, देखिएगा एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स साइन एक्स,
और ये अब स्टेटमेंट 2 यूज कर रहे हैं, g डैश g ऑफ 0 इज f डैश 0, है ना, g ऑफ 0 इज f डैश 0। अब देखिए इस छोटे से यूज को इन्होंने सबसे ज्यादा महत्व दे दिया है और बोल दिया कि भाई ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जबकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं, इसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव, बहुत सारी चीजें यूज हो रही है ना। और f डैश 0 नीचे बनेगा sin x और उसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिएगा और माइनस बचेगा g डैश x, ऐसा कुछ बनेगा, है ना। तो जिन बच्चों को समझ में आता है ये हो जाएगा 1 और ये वाली चीज जो हो जाएगी 0 पे इसका डेरिवेटिव डैश का, तो यानी f डबल डैश 0 हो जाएगा और g डैश 0 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है 0। g डैश 0 आप देखिए चुपके से बीच में कोने से लिखा हुआ है 0, तो इसकी वजह से इन्होंने करेक्ट रीजनिंग माना था, है ना, ठीक है ना। इसको क्या माना था, करेक्ट रीजनिंग, जस्ट बिकॉज कि एक जगह पे इन्होंने ये वाली चीज को यूज कर लिया एंड इट हैज हेल्प दिस क्वेश्चन टू इवैल्यूएट दिस, बट इसके बिना भी लोग कर सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए और कौन सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि मैं बहुत बार समझा चुका हूं, है ना, तो मुझे नहीं लगता कि सवाल पूछना चाहिए था आपको। बाकी इसमें एक है ना घटिया सी बात है सवाल के अंदर, सवाल ने x इक्वल टू 0 का डोमेन ना आउट कर दिया है, मतलब आउट कर दिया मतलब 0 इज नॉट इन द डोमेन। अब ये पर्पसली किया है या हो गया है उनसे एक ये मिस्ट्री रहेगी जीवन भर। तो 0 पे चीजें नहीं है तो आगरा ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, बॉम्बे ऑप्शन भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा, तो द ओनली आंसर्स कैन बी अमंग कैलकाटा एंड दिल्ली। और कैलकाटा दिल्ली सॉल्व करना इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो tan इनवर्स लिखा हुआ है ना, ऊपर वाले 1 को बिल्कुल तोड़ के दिया हुआ है, नीचे 1 प्लस ए भी दिया हुआ है और ऊपर आपको जस्ट a माइनस बी लिखना है, यानी x प्लस जे माइनस ऑफ x प्लस जे माइनस ए। जैसे इसको स्प्लिट करके आप देखिएगा अपने आप काम हो जाएगा। तो फंक्शन में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि डोमेन पे फोकस कीजिएगा और उस डोमेन के चक्कर में ही आगरा बॉम्बे ऐसे ही इसका ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है 5 और 6 में, देख लीजिए एक बार फटाफट। एनीथिंग एल्स इन एक्सरसाइज 5 एंड 6? एक्सरसाइज 5 6 में कुछ और है तो जल्दी बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आप थोड़ी देर के बाद फिर से पूछ दीजिएगा ना 5 6 में, फिर अब नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो जल्दी से लिख दीजिएगा, नहीं है तो नो डाउट लिख दीजिए फटाफट। कमिंग टू दिस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो आपकी शीट है टेंजेंट नॉर्मल की, उसमें एक्सरसाइज 1 में कुछ पूछना हो तो जल्दी बताइए। एक्सरसाइज 1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अगर कोई डाउट नहीं है एक्सरसाइज 1 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टेंजेंट नॉर्मल में, तो जल्दी बतला दीजिए, तो फिर मैं होमवर्क दूं। एक्सरसाइज 2 में इसके हैं खूब सारे सवाल, 24 है, तो एक्सरसाइज 2 कर लीजिएगा कल के लिए। फिर देख लो एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट है तो भी बतला सकते हो, और नहीं तो होमवर्क में एक्सरसाइज 2 जा रहा है, होमवर्क में एक्सरसाइज 2 जा रहा है गाइस, देख लीजिएगा। अच्छा, किसी बच्चे ने बोला था एक्सरसाइज 5 और 6 डिफरेंशियबिलिटी का बाकी है, ऐसा है क्या? मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं ना। एक्सरसाइज 5 और 6 डिफरेंशियबिलिटी का बाकी है क्या? अभी देखिए खुशी जी कितनी खुशी से कितना लास्ट में पूछ रही है ना। ऐसे ही बच्चे ना बहुत ही खतरनाक होते हैं और नालायक भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 1 आधे घंटे बाद पूछती खुशी जी, अब स्ट्रीम ऑफ हो जाता है तो ज्यादा नहीं बढ़िया रहता, बीच में आपने पूछ लिया। इफ द टेंजेंट टू द कर्व 2y क्यूब इक्वल टू ax क्यूब प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, अभी हम होमवर्क को रीडिफाइन करेंगे ना, एट द पॉइंट ए कॉमा ए। तो अच्छा ए कॉमा ए पे बात हो रहा है तो ए कॉमा ए लिख लो यार, क्या दिक्कत है, ए कॉमा ए रखोगे तो कितना आएगा, 2a क्यूब इक्वल टू ए क्यूब। अरे भैया ये तो सेटिस्फाई करिए छोड़ो गोली मारो, ये सेटिस्फाई कर रहा है ए कॉमा ए, बिंदास है ना, कोई दिक्कत नहीं इसको। और इंटरसेप्ट बना रहा है पी और क्यू, तो टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, आ जाओ। 6y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2ax, है ना, 2x होगा और प्लस 3x स्क्वायर। ए कॉमा ए पे अगर हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं तो मुझे लग रहा है कि देखो बच्चों ये 2a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और अपॉन 6a स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है 5/6 आ रहा है स्लोप, 5/6 आ रहा है ना। तो मैं टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखूंगा, y माइनस ए इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स माइनस ए, यही लिखूंगा टेंजेंट का स्लोप, सही बात है।
अब बोल रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो इंटरसेप्ट पूछ रहा है एक्स और वाई, तो भाई पी कैसे निकालोगे? पी अगर एक्स इंटरसेप्ट है तो वाई को जीरो कर देंगे, है ना, वाई जीरो कर देंगे, वाई जीरो करोगे तो कितना आएगा एक्स बताओ, एक्स माइनस ए इक्वल टू -6a/5, और एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, ए इधर ले जाओ, -a/5, यानी पी आ गया -a/5। क्यू कैसे निकालेंगे, एक्स को जीरो कर दीजिए, तो y की वैल्यू हो जाएगी a -5a/6, मतलब a/6, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालेगा तो a स्क्वायर बाई 25 प्लस a स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 61, और मुझे लग रहा है कि a स्क्वायर एलसीएम लोगे 25 और 6 31 61 ही आएगा, है ना, अपॉन 25 इंटू 36। तो देख लीजिए कितना घटिया सवाल है ये, है ना, आसानी से निकलने वाले सवाल है, कुछ भी दम नहीं है सवालों में, है ना, थोड़ी मेहनत कीजिए ईमानदारी से सब निकलेगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 6 30, तो प्लस माइनस में वैसे तो आएगा, बट आई डोंट नो कि किस तरह का दिया हुआ है, यस प्लस माइनस में दिया हुआ है ना, प्लस माइनस 30, ठीक है। और कुछ है तो बताओ। तो फिर डिफरेंशियबिलिटी में मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 5 6 कर लीजिएगा यार होमवर्क में, है ना, होमवर्क में तो अगर डिफरेंशियबिलिटी का नहीं हुआ है तो पहले वो कंप्लीट कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, है ना। डिफरेंशियबिलिटी एक्सरसाइज 5 और 6, कितने सवाल है उसमें, हो जाएगा क्या कल तक? अबे बिना सॉल्व किए कंफर्म नहीं किया जा सकता बेटा, है ना, बाकी हाँ π/2 ही आएगा, ठीक है, 14 का सी ही आएगा अगर आंसर नहीं दिया हुआ तो। ठीक है भाई, और कुछ है तो बताओ जल्दी, नहीं तो सेशन को एंड करें। एक्सरसाइज 5 6 मेरे ख्याल से हो जाएगा, 12 सवाल इसमें है और 10 इसमें, 32 सवाल, 22 सवाल है, हो जाना चाहिए। हाँ सी आएगा, सी आएगा, ठीक है। चलो फिर गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।